पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमनकर्ता की सामाजिक विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। एक अधिगमनकर्ता है और इन चारों में से आपको ये बताना है कि उसकी सामाजिक विशेषता क्या। अब सामाजिक विशेषता में पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, बी ऑप्शन है चिंतन क्षमता, सी ऑप्शन है संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, डी ऑप्शन है स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है, उसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अधिगमनकर्ता यानी कि सीखने वाले की सामाजिक विशेषता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर स्वयं को दूसरे के साथ संबंध करने की योग्यता। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बच्चा जो होता है या एक विद्यार्थी होता है वो अपने परिवार से, अपने समाज से बहुत कुछ सीखता है और सीखने के बाद उसकी जो है सामाजिक बुद्धि और तथा भावात्मक बुद्धि की क्या होता है, वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। सामाजिक और भावात्मक बुद्धि की यहाँ पर विकास होता है किसके द्वारा, जब बच्चा समाज से, परिवार से, विद्यालय से, पड़ोस से सीखता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका स्वयं को दूसरे के साथ संबंध करने की योग्यता जो है अधिगमनकर्ता की सामाजिक विशेषता है। ये आपको याद रखना है। जब तक संबंध नहीं करेगा, जो आपस में मतलब जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, तब तक वो कैसे सीखेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, बी ऑप्शन है मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, सी ऑप्शन है मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है, और डी ऑप्शन है मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है, उसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। ये निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, इससे आपको याद रखना है। अब देखिए मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए मूल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि छात्र की उपलब्धि क्या है, यानी कि आपने जो कुछ भी विद्यार्थियों को पढ़ाया, अगर आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस विद्यार्थी ने कितना जो है सीखा है, जो कुछ आपने पढ़ाया है। तो ये सब मूल्यांकन से ही पता चलता है। तो यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया था। अनुभव के शंकु का यहाँ पर होगा, ठीक है, अनुभव के यहाँ पर शंकु को किसने प्रस्तुत किया था, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा जॉन डेवी ने, बी ऑप्शन है किल पैट्रिक ने, सी ऑप्शन है फ्रोबेल ने, और डी ऑप्शन है यहाँ पर एडगर डेल ने। तो सही आंसर क्या है, आप जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेल ने जो है यहाँ पर शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु को जो है प्रस्तुत किया था। इसे आपको याद रखना है, किसने प्रस्तुत किया था। अनुभव के शंकु का जो सिद्धांत था वो एडगर डेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वह अध्यापन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगमन कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया गया कि शिक्षण शास्त्र कहलाता है, सी ऑप्शन ऊपर टाइप है, नृविज्ञान कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर है एड्रोगॉजी कहलाता है, एंड्रोगॉजी कहलाता है, डी ऑप्शन है मनोविज्ञान कहलाता है। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोगॉजी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगमन कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाता है। तो एंड्रोगॉजी कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए सर्वप्रथम एंड्रोगॉजी का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैल्कम शेफर्ड नॉलिस ने। नाम याद रखिएगा, किसने किया था, मैल्कम
शेफर्ड, शेफर्ड, उसके बाद आपका हो जाएगा नॉलेज, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैल्कम, ये आधा ल है, मैल्कम शेफर्ड नॉलेज। अगर पूछ लिया जाए कि एंड्रोगॉजी का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैल्कम शेफर्ड नॉलेज ने किया था, इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमनकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है स्मरण, बी है समस्या समाधान, सी है महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना, और डी ऑप्शन है सत्य में विश्वास करना। तो सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्य में विश्वास करना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अधिगमनकर्ता यानी कि सीखने वाले की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। गैर संज्ञानात्मक पूछ रहा है, यानी सत्य पर विश्वास करना जो है गैर संज्ञानात्मक विशेषता है यहाँ पर अधिगमनकर्ता की, ये आपको याद रखना है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमनकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस संबंध में जो है अधिगमनकर्ता में संज्ञानात्मक बोध तथा प्रयोगात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। और इसके साथ ही साथ अधिगमनकर्ता की जो है गैर संज्ञानात्मक विशेषता वस्तु स्थिति के बारे में बिना विचार किए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, ये जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका गैर संज्ञानात्मक विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जो चीज है वो वैसे ही है, उसे स्वीकार करना, तो ये आपका क्या होगा, गैर संज्ञानात्मक विशेषता होगा। किसका, अधिगमनकर्ता का, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया कि तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम, बी ऑप्शन है नियमों तथा क्रिया अनुक्रमों का अधिगम, सी ऑप्शन है अवधारणाओं एवं अमूर्ति का अधिगम, और उसके बाद से डी ऑप्शन यहां पर दिया गया है, अमूर्ति नहीं है ये अमूर्तों का, ठीक है, अमूर्तो होगा, टाइप में मिस्टेक है, अमूर्तों का अधिगम, और डी है यहां पर अभिज्ञता एवं मूल्यन का अधिगम। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है, तो अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम जो है उच्च संज्ञानात्मक अधिगम का परिणाम होता है। यहां पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला एक मुख्य व्यवहार है, उसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, बी ऑप्शन है किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना, और डी ऑप्शन है सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। तो इन चारों में से प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार कौन सा है, उसे ही आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोपानिक प्रस्तुति। सोपान का मतलब या सोपानिक स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना जो है प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है, इसलिए यहां पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन जो है क्या कहलाते हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो विकल्प है यहाँ पर समकालिक अनुदेशन, सी ऑप्शन ऊपर टाइप हो गया पारंपरिक अनुदेशन, डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सैद्धांतिक अनुदेशन, और बी ऑप्शन है असमकालिक अनुदेशन। तो आप इसे बी समझ लीजिए
और इसे आप सी समझ लीजिए और इसे आप डी समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में उसे आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समकालिक अनुदेशन क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन को क्या कहते हैं, तो समकालिक अनुदेशन इसे कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन योजना का अवयव क्या है। तो उसके संदर्भ में यहाँ कुछ भाग उसके दिए गए, कुछ अवयव यहाँ पर दिए गए हैं और बताना क्या है आपको कि मूल्यांकन योजना के अवयव कौन कौन से हैं। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया उद्देश्य, दूसरा है संसाधन, तीसरा है यहाँ पर विश्लेषण, चौथा है प्राधिकार। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, यानी कि इन चारों में से कोई ऐसा भी है जो आपका मूल्यांकन योजना के अवयव के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन चारों में से आपको क्या करना है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या वही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण ये मूल्यांकन योजना के अवयव होते हैं। प्राधिकार जो है मूल्यांकन योजना का अवयव नहीं है, इसे आपको याद रखना है। क्या है, उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण, इसे आपको याद रख लेना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमनकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों, ठीक है, कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। इन चारों में से आपको बताना है। अगर कोई विद्यार्थी है, कोई छात्र है, अगर उनमें कमियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो उसकी पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस मूल्यांकन द्वारा कर सकते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है संकलनात्मक मूल्यांकन, बी है अनुवर्ती मूल्यांकन, सी है नैदानिक मूल्यांकन और डी है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा जो है हम अधिगमनकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमनकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। और यहाँ पर जैसे अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ाते होंगे या होम ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो वहाँ पर जब आप एक वीक में 6 दिन पढ़ा देते होंगे, तो उसके बाद से आप संडे को अगर जाते होंगे तो एक वीकली टेस्ट लेते होंगे, चाहे मैथ आपने पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। तो आपने अब क्या किया कि यहाँ पर चेक करने के लिए कि जो मैंने 6 दिन पढ़ाया बच्चे को या छात्र को या विद्यार्थी को, क्या उसने उसको सीखा, कितना उन्होंने एक्वायर किया उन चीज़ों को। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, इस नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि उसने कितना सीखा है। अगर नहीं सीख पाया तो आखिर क्या प्रॉब्लम रही, यानी कि मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत आई, यानी कि मेरी स्किल जो टीचिंग स्किल है उसमें कुछ बेहतर करके जो है उसको सिखाया जा सकता है, या बच्चा सीख नहीं रहा है। तो इन सभी कमियों को या कठिनाइयों को आप किस में पहचान सकते हैं या पता लगा सकते हैं, तो नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा। तो आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कूट दिए गए हैं और ये पूरी तरीके से मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका है। आप देख सकते हैं एक तरफ सेट 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सेट 2 दिया गया है। सेट 1 में यहाँ पर अधिगमन स्तर और उसका उदाहरण सेट 2 में दिया गया है। तो अधिगम का स्तर और उसका जो एग्जाम्पल सेट 2 में दिया गया है उसके साथ हमें क्या करना है, मैच कर लेना है। और उसके बाद से नीचे दिए गए कूट में, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है उसका जवाब आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको मैच करिए और सही आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। तो आइए इसको हम मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर किसके साथ मैच कर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तीसरे के साथ, सूचना अनुसरण करना। यानी कि स्मृति स्तर की जो टीचिंग होती है, जब पढ़ाई होती है, तो उसमें सूचनाओं का अनुसरण किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाला जाता है बच्चे के माइंड में। फिर उसके बाद से आपका आ रहा है अवबोध स्तर, तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये पहले के साथ आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पर दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, ये जो है अवबोध स्तर जो है आपका होगा अवबोध स्तर के अंतर्गत। और उसके बाद से तीसरा जो है यहाँ पर विश्लेषण स्तर,
ठीक है। तो विश्लेषण स्तर किसके साथ मैच हो जाएगा, वो आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर सूचना का कई भागों में पृथकीकरण जो है आपका विश्लेषण स्तर का जो है उदाहरण है। फिर उसके बाद से डी जो है सृजन स्तर, ये जो है आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। नए विचारों को उत्पन्न करना, ये सृजन स्तर है। तो इसका जो आप कह लीजिए यूं कि क्रम भी यही है, पहले स्मृति स्तर होता है, फिर दूसरे नंबर पे अवबोध, फिर तीसरे नंबर पे विश्लेषण और फिर चौथे नंबर पे यूं कह लीजिए सृजन स्तर। तो बेसिकली ये तीन पूछा जाता है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विश्लेषण स्तर, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि पहले का यहाँ पर क्या है, तीसरा, दूसरे का यानी कि बी का क्या है, पहला, सी का क्या है यहाँ पर चौथा और डी का क्या है यहाँ पर दूसरा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या है हमारा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या सुनिश्चित होता है। अभी नैदानिक मूल्यांकन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो यहाँ पर नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है। पहला दिया गया है कि अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, बी ऑप्शन है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, सी ऑप्शन है अनुदेशनोपरांत उपलब्धि की भाषा और डी ऑप्शन है अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। अब सही आंसर क्या है कि नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है, तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। तो नैदानिक मूल्यांकन का मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था कि जब आप क्लासरूम में या किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जब आपने 6 दिन आपने पढ़ाया या 5 दिन आपने पढ़ाया या महीने में एक बार आप टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के माध्यम से आप ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विद्यार्थी को अधिगम में समस्या हो रही है, यानी अधिगम करने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब इससे मूल्यांकन से ये तो पता चल जाए कि सीख नहीं पा रहा है। अब किस कारणवश से सीख नहीं पा रहा है, क्या शिक्षक जो टीचिंग स्किल इस्तेमाल कर रहा है उसके वजह से, या विद्यार्थी को कोई अलग समस्या हो रही है, तो उसके निदान के लिए यहाँ पर जो है नैदानिक मूल्यांकन आप करते हैं। तो अधिगम में विद्यमान जो समस्या है उनके कारणों और उनके समाधान के लिए जो है नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है। नैदानिक का मतलब निदान करने के लिए, समस्याओं का निदान करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है ऑडियो पॉडकास्ट। तो देखिए ऑडियो पॉडकास्ट देखिए आज के समय में काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि यहाँ पर अमेजोन के द्वारा जो है ऑडियो यहाँ पे बाइबल करके जो है एक एप्लीकेशन है जहाँ पर ऑडियो पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। स्टोरी है, बहुत लोगों की वहाँ पर बायोग्राफी से जुड़ी ऑडियो है। तो मतलब ऑडियो डेटा जो होता है ऑडियो के फॉर्म में होता है, स्टोरी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसे आप सुनते हैं ऑडियो पॉडकास्ट के द्वारा। फिर बी जो है मुद्रित सामग्री या पुस्तक, यानी कि जो आप बुक है आप देखते हैं उसको, और इसके साथ सी है रेडियो वार्ता और डी है एडुसेट। एडुसेट आप सभी को पता है एक सैटेलाइट है, शैक्षणिक सैटेलाइट है। तो इन चारों विकल्पों में से अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वार्ता क्या है आपका अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और इसमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी नहीं, यहाँ पे प्रवाही एवं प्रभावशील बनाने हेतु अनुदेशात्मक समस्याओं एवं अधिगम सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा, रेडियो वार्ता के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। किस प्रकार के कौशल में अभिवृद्धि होती है। पहला है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री में, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री में, सी ऑप्शन है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री में, डी ऑप्शन है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस शिक्षण सहायक सामग्री से जो है पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जो है
पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में क्या होता है, अभिवृद्धि होता है। इससे आपको याद रखना। बाकी ये तीनों गलत है। आपका वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री से आपके पठन, श्रवण और उच्चारण में वृद्धि नहीं होगी, सी से भी नहीं होगी। सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री आप पढ़ते रहेंगे तो ना पठन, श्रवण, उच्चारण में। और इसके साथ ही साथ डी जो है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री से भी आपका यहाँ पर पठन, श्रवण, उच्चारण जैसे कौशल की अभिवृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से आपका पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल की अभिवृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए। यहां पर कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए और अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची यहां पर नीचे दी गई है। पहला है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तीसरा है यहाँ पर अधिगमनकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, यहाँ पर नेक्स्ट है अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, और नेक्स्ट है इसमें ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और नेक्स्ट है वांछित उत्तर प्राप्त करना। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। ठीक है, तो इसमें कक्षा संरचना का कौन कौन सा ऐसा आपको दिख रहा ऑप्शन जो अंश है उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इन चारों विकल्पों में से यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी में से आपको और डी में से राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यानी कि पहला विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, ये आपका यहाँ पर कक्षा योजना की संरचना का अंश है। इसके साथ ही साथ तीसरा आपका हो जाएगा अधिगमनकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, और अगला आपका है यहाँ पर वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए यहाँ पर पहला, तीसरा, फिर उसके बाद से यहाँ पर चौथा है, फिर उसके बाद से छठवां, ये सभी कक्षा योजना की संरचना के अंश हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत में से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है यहाँ पर, तो यह जो है शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा, यही आपको बताना है। क्वेश्चन में साफ साफ यही पूछा गया कि कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत में से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण को प्रस्तुत करता है, करती है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है स्वायत्त विकास स्तर, बी है स्मृति स्तर, यहाँ पर सी है आपका अवबोध स्तर, डी है चिंतन स्तर। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवबोध स्तर जो है आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन सी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानना है हमें प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया अधिगमनकर्ताओं का अध्यापक के प्रति सम्मान, दूसरा है अधिगमनकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर, तीसरा है अधिगमनकर्ताओं का पूर्व अनुभव, चौथा है अधिगमनकर्ताओं के अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, पांचवा है अधिगमनकर्ताओं के अंतः वैयक्तिक संबंध का स्तर, छठवां है अधिगमनकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यहाँ पर अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, यानी अधिगम से संबंध में कुछ खास जो विशेषताएं हैं उनके बारे में दी गई है, और प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्व को हमें पहचानना है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर। दूसरा देखिए आपका राइट हो जाएगा अधिगमनकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर जो है प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों की विशेषताओं के बारे में बताता है। इसके साथ ही साथ जो है आपका अगला जो हो जाएगा तीसरा अधिगमनकर्ताओं का पूर्व अनुभव, और नेक्स्ट जो है होगा आपका अधिगमनकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर,
और उसके बाद से लास्ट हो जाएगा अधिगमनकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो ये जो है अधिगम की कुछ विशेषताओं के बारे में जो दिया गया था, इनमें से आपका जो है तीसरा, दूसरा, चौथा और इसके साथ साथ छठवां क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्व ये होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 और ये देखिए कि ये क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है। एक तरफ स्तंभ ए दिया गया, दूसरे तरफ स्तंभ यहां पर बी होगा, दूसरे तरफ स्तंभ बी होगा और स्तंभ ए को बी के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना आपको सही उत्तर चुनना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आइए इसको हम मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर स्तंभ ए में क्या दिया गया है, व्याख्यान विधि। क्या है, व्याख्यान विधि। तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा तीसरे के साथ। यहां पर बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना जो है व्याख्यान पद्धति के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता है कि लेक्चर में बहुत सारा नॉलेज जो है लेक्चर के माध्यम से दिया जाता है। बच्चे कितना एक्वायर करते हैं नहीं करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन व्याख्यान पद्धति के अंतर्गत बहुत अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर आपका है प्रदर्शन विधि। देखिए प्रदर्शन विधि किसके साथ मैच कर जाएगी, तो ये आपका मैच हो जाएगा दूसरे के साथ। अनुभव आधारित जो है यहां पर अधिगम जो हो जाएगा आपका क्या, प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। अगला यहां पर सी है परियोजना विधि। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच होगा चौथे के साथ। यहां पर विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं, किसके अंतर्गत, परियोजना विधि के अंतर्गत। अगला जो है आपका सहयोगात्मक विधि, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट में मैच हो जाएगा पहले के साथ। ठीक है, किसी कार्य में प्रतिभाग परकता पर जोर देना, ये जो है सहयोगात्मक विधि के अंतर्गत आता है। किसमें, किसी कार्य को प्रतिभाग परकता पर जोर देना सहयोगात्मक विधि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे आपको मैच कर लेना है। अब नीचे जैसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही आंसर आपको आसानी के साथ ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, पहले का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, फिर यहाँ पर आपका दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ये, फिर उसके बाद से तीसरे का आपका क्या हो जाएगा, चौथा, फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसको क्या किया था, मैच किया था। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा और इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है, कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति है, आपको बताना है। पहला है यहाँ पर निपुणता परीक्षण देना, दूसरा है क्विज सत्र का आयोजन करना, तीसरा है ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, चौथा है शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना और पांचवा है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। इसमें से राइट आंसर क्या है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर टाइप है। ठीक है, दूसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं क्विज सत्र का आयोजन, फिर चौथा है आपका शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना, फिर पांचवा है आपका विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। ये सभी जो है आपका निष्पादित कार्यकलाप के अंतर्गत है और इसके साथ ही साथ ये निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश है। पहला दिया गया श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान, दूसरा है समूह शिक्षण, तीसरा है ट्यूटोरियल, चौथा है समस्या समाधान विधि, पांचवा है श्यामपट्ट पर लिखकर समझाने की विधि और छठवां है यहाँ पर समूह चर्चा। अपना उत्तर विकल्प जो है चुनना है, किसमें से, ए, बी, सी और डी में से। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, चौथा और छठवां आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा और छठवां। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन शिक्षण विधियों में से जो है आपको पहचान करना है कि संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश किसमें है। तो देखिए यहाँ पर ट्यूटोरियल में है और समस्या समाधान विधि में और समूह चर्चा में जो है यहाँ पर
संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश है। देखिए जब समस्या समाधान के बारे में आप बात करते हैं तो संवाद करते हैं, ट्यूटोरियल में भी आप बात करते हैं और समूह चर्चा जब करते हैं तो भी संवाद की गुंजाइश होती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। कौन कौन शर्तों को पूरा होना चाहिए? पहला है विषय सरल हो, दूसरा है विषय पहले से ही घोषित हो, तीसरा है विषय सामान्य रुचि का हो, चौथा है एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता हो और पांचवा है सहभागियों की भाषा की सहजता हो। तो अब यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से राइट आंसर क्या है आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद से पांचवा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए आपको विषय पहले से घोषित होना चाहिए, यानी किस विषय पे आप चर्चा करने वाले हैं या चर्चा करेंगे। फिर दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर विषय सामान्य रुचि का हो, यानी कि सभी के रुचि का हो, और उसके साथ ही साथ जो है पांचवा सहभागियों की भाषा में सहजता, यानी सहभागियों की भाषा की सहजता, यानी जिसके साथ सहभाग हो रहा है उनको भाषा में सहजता हो। तो ये जो है आपका होना चाहिए शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है अल्फ्रेड बिनेट ने, सी ऑप्शन ऊपर टाइप है चार्ल्स स्पेयरमैन ने, बी ऑप्शन यहाँ पर है एल थॉर्स्टोन ने, और डी ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर ने। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुल बुद्धि या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था, और इसके साथ ही साथ ये अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ अगर हम अल्फ्रेड बिनेट के बारे में बात कर लें तो इन्होंने जो है कि प्रयोगात्मक आईक्यू टेस्ट की खोज की थी, जिसे बिनेट साइमन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर आगे हम यहाँ पर बुद्धि से संबंधित एक और सिद्धांत है जिसे आपको याद रखना है। भावात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेनियल गोलमैन ने। किसने? डेनियल गोलमैन। इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर नए पूछे जाएंगे तो नए यहाँ पर सिद्धांत जो हो सकते हैं उनको याद रखिएगा। यहाँ पर भावात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो डेनियल गोलमैन ने, ये आपको याद रखना है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। देखिए पहला दिया गया कि सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, और दूसरा है विद्यार्थियों को उत्तर विस्तरित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा है अधिगमनकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, चौथा है प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, पांचवा है कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, और छठवां है कि आगामी को संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। तो इन सभी में से आपको क्या करना है, बताना है कि प्रभावी शिक्षण व्यवहारों की इन सभी सूची में से मुख्य व्यवहार किसे कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। राइट आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला और चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है। इन चारों में से आपको बताना है, और राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी विकल्पों को मैं नहीं पढ़ूंगा, अब आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद से सभी विकल्पों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। देखिए नहीं पढ़ने का मतलब कि थोड़ा सा समय बचाने का है, और जिससे वीडियो शॉर्ट रहे। वैसे भी वीडियो लंबी बन जाती है न चाहकर भी, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन के डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो को पॉज करके।
देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन सभी विकल्पों में से समावेशी शिक्षण की अवधारणा क्या व्याख्या करती है। यानी कि शिक्षक जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से, कोई भोजपुरी बोलने वाला है, कोई मैथिली बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला है, तो ऐसा नहीं कि उनको अलग अलग कर देता है, ठीक है, उनको सभी को जो है एक ही कक्षा में यहाँ पर बैठा के क्या करता है, समावेशी शिक्षण या सभी को शिक्षा देने का प्रयास करता है। यानी किसी भी पृष्ठभूमि से कोई भी बालक आए उन सभी को एक ही क्लासरूम में पढ़ाने का प्रयास होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमनकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। उसके संदर्भ में कुछ आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट्स दिया गया है और इसे क्या करना है आपको कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है उसे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा और आपका हो जाएगा छठवां। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा अधिगमनकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना ये भी जो है इसको प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही साथ जो है स्थिति के अनुसार या अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना और अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना, ये सभी जो है अधिगमनकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण जो है प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए यानी कि 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से जो मैंने आपको कंप्लीट कराए आज के इस वीडियो में वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो उसके बारे में ही जो है हमें बताने का प्रयास करिएगा। इसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं और किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं और किसी विशेष टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड हमने आज का जो है फोर्थ पार्ट यानी कह लीजिए कि चौथा प्रैक्टिस सेट कवर किया। इसके बाद से मैं कोशिश करूंगा रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन से, आईसीटी से जितने भी यूनिट्स हैं मैं प्रयास करूंगा सभी से आपको 100 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कराऊं ताकि आपके अपने एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 बार मैं बोल चुका है इस बात को। और इसके साथ ही साथ जो है आप वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कंटेंट को टाइप करने में आप देख सकते हैं। उसके बाद भी जो है ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप देखते हैं कई क्वेश्चन में सी ऊपर टाइप हो जाता है और डी नीचे, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो अप्रिसिएशन के लिए, मोटिवेशन के लिए जो है आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए दूसरे दोस्तों को ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लीजिए, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। आपसे कुछ चाहिए नहीं,